नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। दिल्ली में सर्दियां थोड़ी बढ़ गई हैं। नागरिक घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण लेखों के वाचन की जिस श्रृंखला को हमने आरंभ किया है, उसमें हम आज एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं, जिसे अगर जो कोई नाम दिया जाए तो कह सकते हैं प्रशासन का सरलीकरण। पिछले वीडियो में हमने प्रशासन में खुलेपन पर चर्चा की थी। जैसा कि आपको पता है, मैंने यह पुस्तक नागरिक घोषणा पत्र आम नागरिक को केंद्र में रखकर लिखी है। उसकी समस्याओं को बताने का प्रयास किया है, उसकी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान खींचने का प्रयास किया है। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, तो प्रशासन की समस्याओं को आमतौर पर प्रशासक की समस्याओं के तौर पर देखा जाता है कि किसी देश का प्रशासन करने में एक प्रशासक को क्या कठिनाइयाँ आती हैं। एक अधिकारी को, एक मंत्री को, एक योजना बनाने वाले को आमतौर पर उन बातों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन मैंने एक और नए नज़रिए से इस सारी समस्या पर विचार किया है, और वह है कि नागरिक को केंद्र में रखकर बात करना। सामान्यतः प्रशासन की समस्या को केंद्र में रखकर बात की जाती है कि उस समस्या को कैसे हल किया जाए, प्रशासन की योजना है उसको कैसे लागू की जाए। लेकिन मैंने अपना सारा ध्यान नागरिक की कठिनाइयों की तरफ रखा है और फिर उसके अनुरूप प्रशासन को गढ़ने का यत्न किया है। तो उसी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रशासन का सरलीकरण। ये छोटे छोटे लेखों में है। मैं पहला लेख पढ़ता हूँ जिसका शीर्षक यही है, प्रशासन का सरलीकरण। सरकार के बहुत विभाग कानून की पेचीदगियों में उलझकर रह जाते हैं और समय पर फैसले करके कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण क्षेत्र चिन्हित किए जाएं जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सामान्य बात है कि लेट लतीफ़ी होती है और एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है चिन्हित किया जाना चाहिए। उनकी कार्य प्रणाली में आमूल चूल सुधार किए जाएं, और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें पर्याप्त तरक्की नहीं हो पा रही है, जैसे भारत में शिक्षा का क्षेत्र है या जन स्वास्थ्य का क्षेत्र है या ऐसे ही अन्य क्षेत्र हैं, पीने के पानी का, रोजगार का ले लीजिए, तो उसमें कोई पर्याप्त तरक्की नहीं हो पा रही है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, तो उसमें उनकी कार्य प्रणाली में या उस समस्या को हल करने के लिए आमूल चूल सुधार किए जाए। वो कैसे हों? तो मैंने शुरुआत सीमा सुरक्षा से की जा सकती है। तो मैंने सारी समस्याओं से महत्वपूर्ण देश की सीमाओं की सुरक्षा को पहले लिया है। इससे आप दूसरी समस्याओं को समझ सकते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाएगा। सीमा की पहरेदारी करने वाली सभी सरकारी संस्थाओं के मुखियाओं की एक समिति बने। ये आमतौर पर प्रशासन में होता है। एक कमेटी बना दी जाती है जिसमें सारे विभाग के लोग होते हैं।
तो उसमें कई बार ये होता है कि मुखिया नहीं होते, तो मुखियाओं की मैंने लिखा है कि मुखियाओं की समिति बने जो संबद्ध संस्था की अनुशंसा से और अन्य सदस्यों के मत को ध्यान में रखते हुए फैसले लें। वे अब एक समस्या मान लो कई क्षेत्रों, कई से विभागों में फैली है, तो जब वो समिति बन गई तो वो अपने आप में एक संस्था हो जाती है। फिर वो अलग अलग विभागों की संस्था नहीं रह जाती, वो अलग अलग विभागों की संस्था उसमें निहित हो जाती है। तो वो विभिन्न संस्थाओं की अनुशंसा से, जैसे मान लो 3 विभाग हैं और समस्या के ऐसे पहलू पर विचार किया जा रहा है जो किसी एक विभाग से संबंध रखती है, तो उस विभाग के मुखिया का जो कि समिति में है उसका उस विषय में क्या कहना है उसको ध्यान में रख के बाकी 2 सदस्य भी फैसला लेंगे। जैसे कब क्या खरीदा जाना जरूरी है या कितनी संख्या बल बढ़ानी जरूरी है, उनके फैसले लेने का आर्थिक दायरा उदारता पूर्वक निर्धारित हो। माने कि एक मैंने उदाहरण दिया, मान लो कोई हथियार खरीदना है सुरक्षा के लिए, या सुरक्षा बल की संख्या कम है, फौज की संख्या कम है, उसको बढ़ाना है, तो ऐसे मसलों पे ये समिति जो है वो कार्रवाई करे, फैसले ले, लेकिन उसके लिए उसको आर्थिक मैंडेट भी होना चाहिए और वो आर्थिक इतना कम नहीं होना चाहिए दायरा उसका कि वो कोई फैसला ही ना ले सके। उसके पास पर्याप्त आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। ये खैर सामान्य बात है वैसे प्रशासन की। किसी भी सीमा सुरक्षा संस्था द्वारा की गई अनुशंसा को किसी न किसी रूप में कार्यान्वित करना भी जरूरी हो। ये एक नई बात मैं कह रहा हूँ जो आमतौर पे नहीं होती है। हमारी समितियाँ बहुत अच्छा फैसले लेती हैं, लेकिन उन्हें भुला दिया जाता है, कोई उन पे कार्रवाई नहीं होती। तो समितियों को देखकर तो किसी ने ये कहा था, मेरे एक साथी ने, मैंने भी सरकार में नौकरी की है, कि भारत की हालत ऐसी है जैसे किसी कार को पूरी रेस दी जा रही हो और पूरा ब्रेक दबा रखा हो, तो वो जस की तस वहीं की वहीं रहेगी। पूरा पेट्रोल खर्च होगा, पूरा इंजन जोर लगाएगा, लेकिन हिलेगी नहीं। तो ऐसे ही खूब दिमाग लगा के समिति पहले हमारे यहाँ, अब तो समिति भी बोगस बननी शुरू हो गई है नामचारे की। पहले समितियाँ अच्छी बनती थी 40-50 साल पहले, वो खूब मन लगा के काम करती थी, लेकिन नेता उनको लेके बैठ जाते थे, कुछ करते नहीं थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी जरूरी है, कुछ ना कुछ मिनिमम। ये नहीं कि आपने उसको दफन कर दिया, ये नहीं होगा। जो कम से कम जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनके बारे में आपने एक सामान्य मत बना लिया है कि इन पर हमें कार्रवाई करनी है, तो उन पर जो कार्रवाई की सिफारिश हो वो की जाए। समिति इसके लिए हर संभव उपाय करे, चाहे तो नियमों में अस्थायी बदलाव करे, सरकार उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत करे। मान लो समिति को ये नहीं कि समस्या के एक पक्ष पर राय दे दे, वो सारे पहलुओं पर अपनी राय रखे। जैसे नियम भी मान लो आड़े आ रहे हैं तो नियमों में बदलाव करे और सरकार उसके समिति को वो शक्ति भी दे। इससे सीमा सुरक्षा संस्थाओं को अपनी ज़रूरतें पूरी करने की स्वतंत्रता मिलेगी और साथ साथ अपने कार्य के कार्यान्वयन में उन्हें उनकी जिम्मेवारी तय होगी।
इन फैसलों में समिति के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य का हस्तक्षेप न हो। मतलब राजनीतिक नेता, राजनीति के नेता या फाइनेंस डिपार्टमेंट या कोई दूसरा तीसरा डिपार्टमेंट उसको में फिर अड़ंगे ना लगा सके। उनको ऐसा एब्सोल्यूट मैंडेट हो कि तुम जो चाहो करो, तुमको ये करना है, नियम बदलना है नियम बदलो, पैसा ज़्यादा खर्च करना है पैसा ज़्यादा खर्च करो, लेकिन ये होना है, ये हमको अपने देश की सीमा की इसकी सुरक्षा करनी है, ये होनी चाहिए। चाहे जितने मर्जी पैसे लगें, चाहे जो मर्जी नियम बदला जाए, तुम्हें सारी शक्ति है और जो तुम कहोगे वो फिर फैसला कार्यान्वित होगा। समिति की आर्थिक शक्ति को महंगाई के सूचकांक से जोड़ा जाए। फिर क्योंकि समस्या तो नित आती रहती हैं, तो ये स्थायी समिति हो और जैसे साल में एक बार बैठक या कुछ फैसला हो सकता है, जब ज़रूरत हो उसकी बैठक हो और उसकी जो आर्थिक शक्ति है बार बार बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े कि जैसे आपने ट्रांसलेशन का रेट कर दिया 10 रुपये पेज और 40 साल बाद भी 10 रुपये पेज है, जबकि 10 रुपये की कीमत आज के जो है वो कुछ भी नहीं रह गई। आज उस जमाने का 1 रुपये के बराबर हो गई। तो अपने आप अगर जो महंगाई के सूचकांक से जुड़ जाएगा कीमत, उसकी आर्थिक शक्ति जो रुपयों में निकलती है, तो वो अपने आप उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। वरना सरकार को हर थोड़े थोड़े अरसे बाद ये आर्थिक शक्तियाँ भी बढ़ानी पड़ती हैं। जैसे हर 6 महीने बाद सरकारी कर्मचारियों का महंगाई सूचकांक बढ़ता है, फिर उन्हें महंगाई भत्ता उनका बढ़ जाता है, तो वो एक ऑटोमेटिक सा प्रोसेस है। तो इसी तरह हर समिति की आर्थिक शक्तियों का होना चाहिए और हर 3 साल में इसकी समीक्षा हो। जो उसकी जो जोड़ा हुआ है ये सूचकांक, भाई इसमें कोई गलती तो नहीं आ गई है, सूचकांक की पुराना तो नहीं पड़ गया है, हर 3 साल में इसकी समीक्षा हो जाए। और इस समिति में एक तकनीकी सदस्य भी हो और वो उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट भी हो, तो उनको हैंडल करने के लिए एक टेक्निकल मेंबर भी हो, एक कायदे कानून का विशेषज्ञ भी हो, एक वित्तीय मामलों का जानकार सदस्य भी हो। संसद के अतिरिक्त किसी अन्य को समिति के फैसलों का अनुमोदन करने की आवश्यकता न हो और सीधा उस समिति को कोई प्रधानमंत्री किसी मंत्री को नहीं अपनी सिफारिशें देनी, अपने फैसले बताने, सीधा पार्लियामेंट को बताए वो, क्योंकि सीमा सुरक्षा का ऐसा मामला है उसे पार्लियामेंट कार्रवाई करे, सरकार पे ना छोड़ी जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण मामले जैसे बेरोजगारी का मामला क्यों सरकार पे छोड़ा जाए, केवल क्यों पूरी पार्लियामेंट इसमें सक्रिय ना हो। तो ऐसे अशिक्षा का मामला है या बच्चों की मृत्यु दर का मामला है, तो इनमें तो पार्लियामेंट को एक्टिवेट किया जाए बजाय कि सरकारों पे छोड़ दिया जाए। सरकारें तो निकम्मी बहुत होती हैं, सरकारें तो आजकल नफरत फैला रही हैं, धर्मांधता फैला रही हैं, संविधान के विरुद्ध जा रही हैं, तो सरकारों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये एक इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। और कुछ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सरकार से जिम्मेवार नहीं होते, सरकार के प्रति वो संसद के प्रति जिम्मेवार होती हैं। जैसे चुनाव आयोग है या रिजर्व बैंक है शायद, या यूपीएससी है, या इंफॉर्मेशन कमीशन है, लेकिन क्योंकि सरकार इनके मेंबर नियुक्त करती है, पार्लियामेंट तो करती नहीं है, तो उसको जो है अपने कब्जे में ले लेती है। ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया इस सरकार ने। तो समिति को निर्देश हो कि सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाए रखे हमेशा, ये नहीं कि एक बार फैसले लिए छोड़ दिए। समिति चाहे तो किसी अन्य विशेषज्ञ सदस्य को भी अपने में शामिल कर सकती है।
इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी फैसले हों और उनका कार्यान्वयन हो। अब आप जो है एक समिति बना दिया आपने और उसने फैसला दिया, पार्लियामेंट में वो पास हो गया तो वो जरूर लागू होगा ही होगा। अब आपने दूसरा तरीका है कि समिति बना ली, उसने विभाग को भेजा, विभाग में सेक्रेटरी उसको देखेगा, फिर मंत्री देखेगा, फिर प्रधानमंत्री देखेगा, फिर कैबिनेट कमेटी देखेगी, फिर राय बनेगी, फैसला होगा नहीं होगा, राजनीतिक पार्टी जिसकी सरकार है वो अपना भविष्य देखेगी। हजार टंटे उसमें रहते हैं और इसलिए नहीं होते। अब मंडल कमीशन कब बना था कब लागू हुआ, वो भी एक पॉलिटिकल कंपल्शन से समझिए आप, और उसका विरोध भी पॉलिटिकल कंपल्शन से हुआ। अब फिर वो मुद्दा उठ गया पॉलिटिकल कंपल्शन से। ये नहीं होना चाहिए, है ना। एक पूरी संसद का जो राय बने उसको लागू करो, सीधा समिति बनाओ, सरकार पे मत छोड़ो। दूसरा एक छोटा सा लेख है, देश में सरलीकरण आयोग बने। भाई और हजार तरह के आयोग हैं, एक सरलीकरण आयोग क्यों ना बने सरकार में, प्रशासन के सरलीकरण पर आयोग। यह स्थायी हो, यह प्रशासन के सभी पक्षों में सरलीकरण की सिफारिश करे, यह सरलीकृत कानून भी सरकार को बनाकर दे, है ना, कुछ सेंस बनती है। आगे चलते हैं, व्यवस्थाएं आसान बनाएं, ये अगला लेख है। वर्तमान व्यवस्थाएं बहुत पेचीदा हो गई हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए उनसे पार पाना कठिन हो गया है, इन्हें आसान बनाओ। कुछ उदाहरण, सभी पहचान पत्र, बैंक के एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि आधार कार्ड में समाहित किए जाएं। मतलब सारे कार्ड, है ना, एटीएम का कार्ड है मान लो ना, वो उसको इसी में डाल दें, आधार में ही डाल दें, उसी में पैन हो, नंबर हो, उसी में क्रेडिट कार्ड हो, उसी में राशन कार्ड हो, उसी में ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो क्यों ना एक ही कार्ड बन जाए, ठीक है ना। वो अपडेट होता रहे तरीके से अलग अलग, कोई एक अथॉरिटी है जो उसे जारी करे, वही पैन नंबर दे, वही ड्राइविंग लाइसेंस की वो पात्रता उस पर पहुँच जाए किसी अथॉरिटी से, वही ड्राइविंग लाइसेंस करे। भाई उसमें सूचना ही तो होती है ना। आधार का जो कार्ड है आपका, उसमें सूचना ही तो होती है ना कि आपका आँखों का रंग कैसा है, आपका चेहरा कैसा है, वो फोटो होती है ना, और आपका नाम वाम लिखा होता है, तो और एक नंबर होता है। तो उस नंबर, वही जो आधार कार्ड का नंबर है वही जो है पैन कार्ड का नंबर क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से एक ही कन्वर्ज करने की बात है। सभी प्रकार, इससे सरल हो जाएगा मामला, 10 कार्ड नहीं उठाने पड़ेंगे, झंझट नहीं रखना पड़ेगा। एक कार्ड की फ़ोटो भेजो, वही पैन कार्ड चाहिए, इनकम टैक्स में चाहिए तो वो भी ठीक है, और अपना आइडेंटिटी में चाहिए तो भी ठीक है। सभी प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी फीस और बिल एक ही संस्था में जमा किए जाएं। अब भी फीस होती है तरह तरह की, बिल होते हैं, कोई बिजली का बिल है, कोई पानी का बिल है, तो एक ही संस्था क्यों न ले ले भाई, है। कुछ सोचो ना, कुछ बनाओ। चलो 1 साल में नहीं हो सकता, 10 साल में तो हो सकता है, शुरू तो करो। ये है मेरा कहना। इससे जो है ये पानी के लिए इस बैंक में जाओ, इस दफ्तर में जाओ, बिजली के लिए इधर जाओ, बच्चों की फीस के लिए इधर जाओ, अरे एक ही जगह सब पैसा जमा करा दो, वहीं से सबको चला जाए, सरकार के ही तो खाते में जा रहा है। या प्राइवेट पे भी जा रहा है तो सरकार से उधर चले जाए, हेरा फेरी भी रुक जाएगी, पता भी लग जाएगा
किसको क्या जा रहा है, कितनी आमदनी हो रही है, पूरा टैक्स चुका रहा है या नहीं चुका रहा। सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों, हवाई जहाज, रेल, बस, टैक्सी, स्कूटर आदि के टिकट बेचने, कैंसिल करने, पैसे वापस करने का कार्य एक ही संस्था करे। क्यों नहीं करे भाई? कहीं भी नहीं हुआ होगा किसी भी देश में काम, लेकिन हो सकता है। सारे रोजगार सरकारी और गैर सरकारी एक ही संस्था दे, ठीक है ना। अब जो है कोई अपनों को लगा लेते हैं और जो है दूसरे बेरोजगार रहते हैं, भटकते फिरते हैं, चाहे योग्य भी हों, और वही नौकरी से रिटायर करे या बर्खास्त करे, वही भविष्य निधि आदि काटे का हिसाब रखे। मैं भविष्य निधि देखता था सरकार में, तो आदमी ने जहाँ जहाँ बेचारे ने नौकरी करी होती है, ट्रांसफ़र हुआ होता है, वहाँ वहाँ उसकी कटती है। अब जब वो रिटायर होने लगता है तो चक्कर पड़ता है कि भाई वहाँ का तो पैसा आया नहीं, वहाँ का ये रह गया, वहाँ का वह रह गया, वहाँ जो है उसने वो कटवाया था लोन, वो तो अभी पहुँचा ही नहीं उसका तो डिटेल, तो बेचारे का वो हालत उसकी ख़राब हो जाती है रिटायर होने वाले की। तो इन सब चीज़ों से, पेचीदगियों से बचा जा सकता है। एक संस्था करे ये सब काम, तो उसको तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी और से रिकॉर्ड मंगाने नहीं पड़ेंगे। सभी शिक्षा संस्थाओं के दाखिले, प्रमाण पत्र वितरण आदि एक ही संस्था करे। सारे बैंकों की एक जैसी जमा, ऋण आदि योजनाएं हों। अब कोई बैंक कितना ब्याज देता है, कोई कितना ब्याज देता है, किसी ने किस नाम से निकाल रखी, किसी ने किस नाम से निकाल रखी, आदमी को पता ही नहीं लगता यार कौन सी योजना किस बैंक में अच्छी है या सबसे अच्छी योजना कहाँ है। तो सबका एक नाम हो, स्टैंडर्ड योजनाएं सरकार बता दे कि भाई ये 5 योजनाएं हैं, यही चलाओगे आप, और इनका यही ब्याज होगा या यही जो कुछ भी है ऐसे होगा, एक समान होगा, सबसे एक समान आर्थिक लाभ मिले, एक समान ब्याज दरें हों, और पैसा आप कहीं भी जमा कर सकें और कहीं से भी निकाल सकें, कहीं से खाता बंद कर सकें। सब बैंकों की कॉमन ब्रांचें हों, भाई एक ही ऑफिस खुला हुआ है। अब एक बैंक में ग्राहक कम है, ब्रांच नई खुली है उसकी, एक पुरानी है उसमें जो है भीड़ ही भीड़ रहती है, तो एक के खाली बैठा रहता है स्टाफ, किराया देता है वो बैंक बिल्डिंग का, बिजली का बिल है, और उधर जो है उधर उतने ही खर्चे में एक दिन में वो 1000 आदमी निपटाता है, ये 10 आदमी निपटाता है। अगर जो एक ही ब्रांच हो जाए इस तो काफ़ी पैसा बच जाएगा। सारे सरकारी लाइसेंस, अनुमतियां, अनुमोदन एक ही संस्था द्वारा दिए जाए, ठीक है ना। अब कोई आप काम धंधा कोई करता है, व्यापारी या उद्योगपति, उसको 50 संस्थाओं से क्लियरेंस लेनी और NOC लेने, वो एक ही संस्था कर दे। हैं तो सारी सरकारी संस्थाएं, आपस में सरकार के विभाग कोऑर्डिनेट करें और दे, बंदे को क्यों दौड़ा रहे हो आप। सारी योजनाएं मानकीकृत की जाएं, है ना। तो मतलब जो कॉमन चीज़ है योजनाओं में, तो वो मानकीकृत हो जाए, एक वही चल जाए, सब में एक जैसा हो। सारे कारोबारी जनता से व्यवहार एक सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था द्वारा करें, जो सरकार द्वारा नियंत्रित हो। और जितने भी दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जनता से जब वो कुछ भी करें तो उनका जो सॉफ्टवेयर कॉमन हो, और वो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट उसको वो करे, कंट्रोल करे, ताकि उनका आय व्यय सब पता लगता रहे ना। अब उनको इनकम टैक्स देते नहीं हैं व्यापारी या जो है उद्योगपति।
अब मिडिल क्लास पिसता रहता है नौकरी पेशा। अब जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स ज़्यादा हो गया, कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम हो गया, बताइए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो नौकरी पेशा लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं सरकार को, इनकम टैक्स। जनता अपनी शिकायतें किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सके। अब ये कहता है जी वहाँ वो रेलवे लाइन के इस पार था घटना या इस पार थी, तो ये तो जो है मामला 2 पुलिस स्टेशनों के बीच का हो गया, आपने किससे सुने होंगे। तो जनता को ये आज तो वो कहता है जी वहाँ दर्ज होगा मामला, वो कहता है जी नहीं ये हमारा केस नहीं है, वहीं होगा। तो आदमी दौड़ता रहता है परेशान। तो कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सके ऐसी वो इंतज़ाम होना चाहिए। कहीं कहीं है भी ये। सारे मुकदमे किसी भी न्यायालय में किए जा सकें जो निर्धारित स्तर का हो। सब न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक किया जाए, चाहे सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करनी पड़े, है ना। तो ये भी एक सहूलियत होनी चाहिए कि आप यहाँ रहते हैं दिल्ली में, आपने सामान खरीदा था चेन्नई से, तो जी वो ख़राब निकला तो चेन्नई में जाओ मुकदमा करने। ये क्या हुआ, यहाँ से क्यों नहीं हो सकता। सेना, पुलिस और न्यायालय को छोड़कर किसी भी सरकारी विभाग की शिकायत एक संस्था में की जा सके। चलो भाई ये 3-4 हैं, सेना है, पुलिस है, न्यायालय, इनको छोड़ दे तो बाकी को जो है एक ही संस्था में हो सबकी शिकायत, वो आगे संबंधित विभागों को भेज दे, वहाँ कार्रवाई करें वो। ये एक लेख है, व्यवस्थाएं आसान बनाए। इससे आगे जो लेख है, सरलता की जीवन दृष्टि, मतलब फिलॉसफी क्या है इस प्रशासनिक पहल के पीछे, सरलता की। प्रशासन में सरलता को हासिल करने के लिए विशेष जीवन दृष्टि की आवश्यकता है। वह है लोगों को जिम्मेवार मानना, यह मानना कि सब अपना भला बुरा समझते हैं। यह मानकर जब आप शासन करोगे तो उसमें सरलता होगी। कायदे कानूनों को आप जितना मर्जी पेचीदा बना दें, उनसे प्रशासन नहीं सुधरता। आप रोकथाम करने के लिए भ्रष्टाचार की ये कानून बना, वो कानून बना, उससे भ्रष्टाचार रुकता नहीं है। बल्कि आदमियों से उम्मीद करे कि वो अपना ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से टैक्स देंगे, और जितना आप उसको उनके ऊपर बंदिशें लगाएंगे उतना घूसखोरी बढ़ जाती है और कोई प्रशासन सुधरता नहीं है। बल्कि सरलता से ही उम्मीद बंधती है कि स्थितियों में सुधार होगा। भारत जब सोने की चिड़िया था तब आज जैसा पेचीदा संविधान नहीं था। ये बड़ी मोटी सी बात है। ये कहते हैं जी गुप्त काल में भारत सोने की चिड़िया था, तो उस समय इतना जटिल संविधान तो नहीं था, वो तो वैसे चलता था, परंपरा से मौखिक रूप से सब चीज़ें चलती थी। तो जितना पेचीदा हुआ उतना जो है वो मुश्किल में पड़ गए लोग, जिंदगी टेंशन में आ गई। अब देखिए और एक 3 लाइनों का एक लेख है, 3 चीज़ें, सरलता पर बात हो रही है। कायदे कानूनों की पेचीदगियां शोषण और उत्पीड़न का हथियार हैं। जितने कायदे ज़्यादा बनाओगे, कानून बनाओगे, उतने ही पैसा ज़्यादा ऐंठेंगे अधिकारी। नए भारत के निर्माण में जो 3 चीज़ें चाहिए उनमें सरलता भी एक है। नए भारत का निर्माण सरलता से होगा, कॉम्प्लिकेशन से नहीं होगा। प्रशासन में खास तौर पर अन्य 2 हैं, खुलापन और आध्यात्मिकता। 3 चीजें हैं जिनसे भारत के हर क्षेत्र का निर्माण होगा। सरलीकरण, खुलापन और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? प्रेम, बंधुता।
प्रेम पूर्वक हो काम, सरकार के कार्यालय में भी हैरेसमेंट ना हो, रूखा व्यवहार ना हो। जैसे आप किसी धार्मिक सत्संग में चले गए या मंदिर में चले गए तो लोग प्रेम से बोलते हैं, अकड़ के या रौब से नहीं बोलते वहाँ। तो ऐसा आध्यात्मिकता की ये निशानी है। तो ऐसा वातावरण होना चाहिए प्रशासन में भी। कर्मचारी आपस में अफसर मातहत को और अधिकारी और कर्मचारी जनता को प्रेम से बात करें, जनता भी प्रेम से बात करे। तो ये 3 चीज़ें जो जरूरी हैं वो मैंने बता दी, सरलीकरण, सरलता, खुलापन और आध्यात्मिकता। अब आगे चलते हैं। ये दरअसल ये 3 चीज़ें इस पूरी किताब की जीवन दृष्टि है, प्रशासन की जीवन दृष्टि है। अब ये आखिरी लेख है छोटा सा, शासन में जटिलता। अब रिवर्स पे मैं बात कर रहा हूँ ताकि बात और अच्छी तरह समझ में आ जाए। व्यवस्था की जटिलता से, चाहे वह न्याय व्यवस्था की हो या प्रशासन की, अमीर आदमियों ने फायदा उठाना सीख लिया है। देखिए अब आप क्यों ये इसको जो है ये सरल क्यों नहीं होने देते, लोग होने नहीं देते, है ना। सब चाहते हैं, जनता चाहती है, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अमीर लोग चाहते नहीं है ऐसे ही रहे। और क्यों चाहते हैं? व्यवस्था की जटिलता से, चाहे वह न्याय व्यवस्था की हो या प्रशासन की, अमीर आदमियों ने फायदा उठाना सीख लिया है। वे अपने गुर्गों द्वारा या वकीलों द्वारा जटिल व्यवस्था में अपने बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। सरल में पकड़े जाएंगे और सरल में उनको फायदा नहीं होगा, ऐंठ नहीं पाएंगे। मुकदमों को लंबा लटका देते हैं। अब मुकदमे अगर जो फौरन निपटने लग गए तो सज़ा भी फौरन मिलेगी। अब जो है आप जनता को परेशान भी करो, ऐंठो भी, और सज़ा भी नहीं पाते आप। भाई 1 करोड़ कमाए रिश्वत में, 1 लाख वकील को दे दिए, 99 लाख अपने पास रह गए। इस तरह न्याय व्यवस्था का चौपट बने रहना उनके हित में है। अब 20-20 साल के मुकदमे लटकते रहते हैं, कुछ नहीं होता हिंदुस्तान में, सब चलता है। अब वो चुनाव हो भी गया SIR पे, उस पर फैसला ही नहीं आया बिहार का ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक निकम्मा हो गया है। वे मनमानी भी करते हैं और सजा भी नहीं पाते। अमीर आदमियों का ये है ना। अब वो जिन्होंने वो धांधली करी होगी वोटर लिस्ट बनाने में, अब उनको क्या सजा हुई? कुछ नहीं हुई, बल्कि उनको तो चुनाव आयुक्त को तो सरकार ने इम्यूनिटी दे रखी है, तेरे पे कोई सजा ही नहीं होगी, चाहे जो मर्जी करा जाए तो करा जाए जो इम्यूनिटी भारत के प्रधानमंत्री को है वैसी दे दी। वे मनमानी भी करते हैं और सजा भी नहीं पाते। इसी प्रकार प्रशासन में वे नियम कायदों में छिद्र छुड़वा देते हैं। अब नया कानून तो बनाएंगे, लेकिन उसमें कोई ऐसा छेद छोड़ देंगे जिसमें से वो बच के निकल जाएं, या उन्हें शुरू से ही नाम मात्र का बनवा देते हैं, या बनवाए देंगे तो वो नाम का होगा जी। ये एडवर्टाइजमेंट की कॉल नहीं आ सकती जी, आपके फ़ोन पे आएंगी ज़रूर। एडवर्टाइजमेंट के मैसेज नहीं आ सकते, ज़रूर आएंगे जी, जो मर्जी कर ले। और वो एक अथॉरिटी बना दी DNC, उस पर पैसा भी सरकार का लगता है, जनता का। वहाँ अफसर भी होंगे, कमरा भी होगा, बिल्डिंग भी होगी, स्टाफ भी होगा, है ना। वो सब खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपया साल का, पता नहीं कितना हो रहा होगा, और रिजल्ट नील बटा नील। ज्वलंत उदाहरण आय कर की उगाही है। ज़्यादातर अमीर आदमी पूरा कर नहीं देते, जबकि नौकरी पेशा व्यक्ति कर भरते भरते परेशान हैं, पर कुछ कर नहीं पाता नौकरी पेशा, जबकि सबसे कर वसूलने के लिए व्यवस्था है।
किंतु वह व्यवस्था किस काम की, जो नौकरी पेशा से तो वसूल ले मिडिल क्लास से, जो बेचारा महीने की आखिरी तारीख के से आगे पहली तारीख का इंतजार करता है अगली तनख्वाह का, और अमीर जिस पे पैसे सड़ रहे हैं वो टैक्स नहीं देता। ये आज का वीडियो का कंटेंट था। सरलीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, धन्यवाद।